हेलो बच्चों। आज हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे। तो प्लांट फिजियोलॉजी में सबसे पहले हम चैप्टर 15 पढ़ते हैं, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसका स्टडी इसलिए करेंगे क्योंकि हमने पहले प्लांट मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पढ़ा था। तो उसका भी कुछ कुछ पार्ट इस चैप्टर में है, इसलिए अगर हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो वो चैप्टर भी हमारा साथ में रिवीजन हो जाएगा और एक नया चैप्टर भी तैयार होगा। तो अगर और इस चैप्टर को भी हम लोग जैसे प्रीवियस चैप्टर हमने किया है, वैसे इस चैप्टर को भी पूरा 100% स्टोरी के साथ एंड ट्रिक के साथ पढ़ाई करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो से कुछ भी प्रॉफिट होता हो तो आप मेरे को लाइक कर दीजिएगा। और फिर चलिए हम इसका सबसे पहले ओवरव्यू देखते हैं। इस चैप्टर का ओवरव्यू क्या है, हमें इस चैप्टर में क्या क्या चीज पढ़ाई करनी है पहले। ओवरव्यू ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जैसा कि हमें इससे ही पता चल रहा है कि प्लांट ग्रोथ के बारे में पढ़ना है, ग्रोथ के बारे में पढ़ना है, डेवलपमेंट पढ़ना है इसका मेंट। फिर इसके बाद प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में स्टडी करनी है। तो हम देखते हैं कि हमें इसमें प्लांट डेवलपमेंट में हमें जो पढ़ाई करना है वो है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन एंड प्लास्टिड्स। और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में जो भी हार्मोन्स हैं, प्लांट हमारा ग्रो कैसे कर रहा है, प्लांट हमारा फ्लावरिंग कैसे कर रहा है, प्लांट के जो ऑर्गन्स हैं उनके साथ कैसे अटैच हैं, कैसे प्लांट अपना ये गर्थ इंक्रीज कर रहा है, तो उनका वो रेगुलेटर्स क्या है, या प्लांट को ग्रो करने में कौन इनहिबिट कर रहा है, कौन उसे रोक रहा है, तो इसके बारे में भी हम आज स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लांट के बारे में अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो प्लांट कैसे इस धरती पे आता है, उसका जन्म कैसे होता है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि अगर कोई सीड है, सीड को हम सॉइल के नीचे रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसमें न्यूट्रिशन देते हैं, वाटर देते हैं, जो भी उसको चाहिए वो देते हैं। तो कुछ टाइम बाद हम क्या देखते हैं कि हमारा कुछ ऐसे करके एक ट्यूब सा निकलता है और कुछ नीचे से करके ट्यूब निकलता है, और इस ट्यूब में कुछ सेल्स पड़े होते हैं, कुछ सेल्स पड़े होते हैं। ये हमारा हो गया एपिकल बड। ये ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ऊपर बढ़ते जाएगा, इसे हम कहते हैं प्लम्यूल। प्लम्यूल सूट, शूट एपिकल, एपिकल बनाएगा, या ये इधर वाला नीचे वाला है रेडिकल कहलाता है, रेडिकल। और ये हमारा क्या बनाएगा, रूट एपिकल बनाएगा या रूट एपेक्स बनाएगा, रूट एपिकल या रूट एपेक्स बनाता है, रूट एपेक्स। हम क्या देखते हैं कि हमने सीड को सॉइल के नीचे रखा और सीड जो है स्टार्ट हो गया ऊपर की तरफ एक ट्यूब बढ़ाने, नीचे की तरफ ट्यूब बढ़ाने, और उस ट्यूब में कुछ सेल पड़े हुए हैं उसके पिक पोजीशन पे जो उन्हें बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं।
उस सेल को हम मेरिस्टेमेटिक सेल कहते हैं। तो सबसे पहले सीड अगर थोड़ा भी जर्मिनेट हो रहा है, उसका ट्यूब निकल रहा है, उसे हम कहते हैं जर्मिनेशन स्टेज। जर्मिनेशन फेज हो गया, ये जर्मिनेट हो गया। अब हमारा यही रूट क्या करेगा, यही वाला हमारा क्या करेगा कि अब ऊपर की तरफ ये जो प्लम्यूल है जो सूट एपिकल बनाने जा रहा था, अब ऊपर जाकर के ऑर्गन्स बनाने लगेगा। ऑर्गन्स ऊपर जाकर के ऑर्गन बनाने लगेगा, और यहाँ इसको हम बर्ड कहते हैं। बर्ड हो गया, सॉरी नोड, नोड कहते हैं। इसे हम इंटरनोड कहते हैं। इंटर नोड, नोड से ये जो भी है थॉर्न बनाने लगा, या टेंड्रिल बनाने लगा, या लिफ यहाँ से बनाने लगेगा, या बड बनाने लगेगा। तो और यहाँ भी रूट से सेकेंडरी रूट बनाने लगेगा, लेटरल रूट बनने लगेगा, रूट हेयर बनने लगेगा। मतलब कि ऑर्गन बनना स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले सीड जर्मिनेट, सीड बाहर निकलने की, सीड से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे उनके ट्यूब। अब ट्यूब क्या करे कि उसमें अब ऑर्गन बनने लगा। इस स्टेज को कहते हैं वेजिटेटिव, वेजिटेटिव या जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज। आगे हम देखते हैं कि अब ये जो प्लांट है ना, प्लांट अब बड़ा हो गया है और अब फ्लावरिंग करने के स्टेज पे है। प्लांट बड़ा हो गया, ये हमारा शूट है। अब प्लांट क्या करेगा, फ्लावरिंग करना स्टार्ट करेगा। प्लांट फ्लावरिंग किया, यहाँ से इनका लीफ निकला, यहाँ से टेंड्राइल या थॉर्न या जो कुछ भी निकलना होगा, और नीचे भी उनके ऑर्गन्स हैं। हमने क्या देखा कि यहाँ प्लांट फ्लावरिंग करना स्टार्ट किया। इस फेज को हम कहते हैं, प्लांट पूरा का पूरा मैच्योर हो गया है, मैच्योरेशन फेज। अब मैच्योर के बाद, मैच्योरेशन के बाद हम लोग मैच्योर होते हैं, मैच्योर के बाद हमारा बुढ़ापा आता है। तो प्लांट भी अब बुढ़ा होना स्टार्ट होता है। अब प्लांट क्या हुआ, यहाँ से बना है, ये सॉइल है, सॉइल के नीचे रूट आया, प्राइमरी रूट, ये सेकेंडरी रूट, लेटरल रूट, ऊपर गया, नोड के थ्रू ऊपर गया। अब यहाँ पे इतना ज्यादा ये नहीं होगा, प्लांट कुछ ऐसे की तरफ ऐसे मुड़ने लगता है। ये प्लांट बुढ़ा हो गया है, इसके फ्लावर भी बहुत ही सैड है, बहुत सैड है। क्यों? क्योंकि बुढ़े हो गए हैं। और ये फ्लावर तो बहुत हैप्पी है। यहाँ हम क्या देखते हैं, ये भी काफी हैप्पी है। क्यों हैप्पी है? क्योंकि इसको दुनिया देखने का मौका मिलेगा। अब प्लांट हो गया बुढ़ा, इस फेज को कहते हैं सेंस सेंसेंस फेज, सेनेसेंस फेज। अब उसके बाद बेचारे की हो जाती है मौत, प्लांट गिर गया। ये इसके रूट हैं और ये इसके फ्लावर, मर गए। तो इस फेज को हम कहते हैं डेथ, प्लांट की डेथ हो गई। तो प्लांट दुनिया में ऐसे ही आता है, अलग अलग इनमें चेंजिंग होती है। तो हम देखते हैं कि आखिर इतना ज्यादा ये कैसे चेंज हो रहा है, आखिर इनके बॉडी के अंदर क्या ऐसा चीज हो रहा है कि प्लांट में ये सारी की सारी प्लांट की लाइफ ऐसे चेंज हो जा रही है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि प्लांट के बॉडी के अंदर मतलब कि इंट्रिंसिक पक्का कोई ना कोई चेंजिंग होता होगा, इसी वजह से प्लांट का पूरा लाइफ चेंज हो गया। तो हम क्या पढ़ते हैं कि इसमें इसके अंदर क्या क्या चेंजिंग आती है।
प्लांट में हम देखते हैं कि इसका इंट्रिंसिक चेंजेज, इंट्रिंसिक चेंजेस क्या होगा प्लांट में, तो बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे। वो ग्रोथ करेगा, उसके बाद उनमें रिप्रोडक्शन, सॉरी, हम इंट्रिंसिक चेंजेस को कैसे पढ़ेंगे। इंट्रिंसिक चेंजेस में देखते हैं कि बॉडी के अंदर अगर कोई चेंजेस होता है, यानी हमारा सर दर्द कर रहा है, किसी को चाय पीने की आदत है, तो हम याद करने के लिए ऐसे याद करते हैं कि अगर कोई प्लांट के बॉडी के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर कोई चेंज होनी है, तो सबसे पहले हमें क्या करनी है, बहुत थकान फील हो रहा है तो हम क्या करते हैं कि चाय पीते हैं, और वो भी चाय कैसा चाय पीते हैं, तो गर्म चाय पीते हैं। तो इनका भी इंट्रिंसिक चेंज होगा, एक ट्रिक लिखेंगे, ट्रिक, गरम चाय, गरम चाय, गरम चाय पीते हैं, जी, जी का मतलब कि इनका इंट्रिंसिक चेंजेस क्या होगा, बॉडी के अंदर के ऑर्गेनल ग्रोथ करेंगे, और आर का मतलब क्या होगा, एक सेल नया सेल बनाएगा, रिप्रोडक्शन होगा, फिर एम का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, और सी कॉन्सियसनेस, कॉन्सियसनेस। ग्रोथ में हमें क्या क्या पढ़ना है, ग्रोथ में हमें पढ़ना है डेफिनेशन ग्रोथ का, डेफिनेशन ग्रोथ को डिटेल से पढ़ना है। उसके बाद ग्रोथ को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, उसके मेजरेबल कंडीशन के बारे में पढ़ना है। इसका हमें टाइप पढ़ना है, ग्रोथ का कितना टाइप का ग्रोथ, किस किस टाइप का ग्रोथ होगा, किस किस फेज में ग्रोथ होगा, और किस रेट से उसका ग्रोथ होगा, किस रेट से ग्रोथ होगा, अगर ग्रोथ रुकेगा तो वो कौन सा कंडीशन होगा जिसकी वजह से ग्रोथ रुकेगा, इसके बारे में हमें डिटेल से स्टडी करनी है। रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि सेल्फ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन, बॉडी के अंदर खुद ही रेप्लिकेशन हो जाना, एक सेल दूसरा सेल बना लेना, दूसरा सेल खुद ही रेप्लिकेट हो जाना, और नया प्रोजनी बनाना, नया ऑफस्प्रिंग बनाना, इसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। नया कुछ प्रोड्यूस करना, रिप्रोडक्शन, फिर से प्रोड्यूस करना, फिर से प्रोड्यूस करना, रिप्रोड्यूस करना, यानी कि रिप्रोडक्शन। ये मल्टीप्लीकेशन नहीं, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। बॉडी के अंदर हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, इंट्रिंसिक चेंज हो रहा है, बॉडी के अंदर, प्लांट के बॉडी के अंदर चेंज हो रहा है, तो मेटाबॉलिज्म क्या काम करेगा, जैसे कि हमारा पूरा का पूरा बॉडी हमारा हो गया, प्लांट का हो गया, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबका बॉडी केमिकल से मिलके बना हुआ है, और वो केमिकल या तो केमिकल जुड़ करके बनेगा या केमिकल टूट करके बनेगा। तो अगर केमिकल जुड़ करके कोई नया केमिकल बॉडी के अंदर बना रहा है, उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म, और वही अगर टूट करके बना रहा है तो मेटाबॉलिज्म। लेकिन कहाँ बनाया जा रहा है, ये बॉडी के बाहर नहीं बनाया जाएगा। ऐसे केमिकल तो हम एक केमिकल से दो केमिकल कंपाउंड बना सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को मिला करके हम वाटर बना सकते हैं, लेकिन हम बाहर एक्सट्रिंसिक नहीं करना है, हमें इंट्रिंसिक करना है, बॉडी के अंदर की स्टडी करनी है। क्यों? क्योंकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म में हमारा बॉडी केमिकल से बना होगा, तो या तो केमिकल जुड़ेगा, या तो केमिकल जुड़ करके एक नया केमिकल बनाएगा। तो ये जो केमिकल जुड़ करके नया केमिकल बनाएगा, इसे हम कहते हैं एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। अगर सपोज डेट कोई बड़ा सा केमिकल है
वो खुद को तोड़ दिया और दो नए नए केमिकल बन गए, उसे हम कहते हैं, दो नए नए केमिकल बन गए उसे हम कहते हैं कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म। ये काफी बहुत ही हैप्पी है, ये दोनों भी हैप्पी है, ये दोनों भी हैप्पी है कि हमें तो बड़ा बड़ा घर बन रहा है। ये सारे के सारे हैप्पी है केमिकल। हमने क्या देखा कि हमारा रिप्रोडक्शन हो गया, फिर से कुछ ना कुछ नया चीज प्रोड्यूस करना रिप्रोडक्शन कहलाता है, रिप्रोड्यूस करना। ग्रोथ में तो हम डिटेल से स्टडी करेंगे। मेटाबॉलिज्म में रिएक्शन करेंगे कि एक केमिकल को मिला करके दूसरा केमिकल बनाएंगे, लेकिन हम बाहर नहीं बनाएंगे, वो बॉडी के अंदर बनता हुआ रहेगा, क्योंकि सारा ही इंट्रिंसिक चेंज हो रहा है, बॉडी के अंदर चेंज हो रहा है। और कॉन्सियसनेस क्या होता है? कॉन्सियसनेस में खुद ही डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी होना कॉन्शियसनेस कहलाता है। तो जैसे हम अपना डिसीजन खुद लेते हैं कि हमें पानी पीना है, हमें खाना बनाना है, हमें पढ़ाई करनी है, हमारे पास कॉन्शियस है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है कॉन्शियसनेस। क्योंकि कॉन्शियसनेस, अगर हम कॉन्शियस हैं तो हम बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, हम कोई भी काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसी तरह डिसीजन लेने का भी पावर इनके प्लांट के पास भी होता है। जैसे कि हम क्या देखते हैं कि प्लांट जब, अगर सनलाइट इधर से आ रहा है और प्लांट का ग्रोइंग इधर से है, तो सनलाइट की तरफ धीरे धीरे मुड़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके लाइट को वो इजिली रिसीव कर पाए। तो कॉन्शियसनेस किसके पास होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ही होता है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वो खुद अपना डिसीजन ले सकता है। प्लांट भी क्या करता है कि प्लांट को भूख लगती है, खाना बनाने की जरूरत होता है, तो वो खाना खुद बनाता है, अपना ग्लूकोज खुद बनाता है, ऑक्सीजन खुद रिसीव करता है, वाटर को खुद या पुल करता है। तो ये सारे के सारे पावर प्लांट को भी दिए गए हैं, इसे हम कहते हैं कॉन्शियसनेस। अब हम पढ़ते हैं कि हमारा, जैसे ये प्लांट है, ये सनलाइट है, तो हमारा क्या हुआ? प्लांट इधर की तरफ, क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा, ये रिसीव करेगा, सनलाइट को इजिली रिसीव कर लेगा। तो हमारा प्लांट भी क्या है? कॉन्शियस है। हमारा हो गया इंट्रिंसिक चेंजेज, कैसे कैसे प्लांट एक स्टेज से दो स्टेप बढ़ रहे थे, आखिर उनमें क्या हो रहा था। तो हमने क्या देखा कि प्लांट का छोटा सा सीड से छोटा सा ट्यूब निकलता है, उसमें छोटे छोटे से सेल होते हैं, सेल ग्रोथ करते हैं, अंदर से बढ़ते हैं, फिर एक सेल से दो सेल बनाते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, और सेल के अंदर भी बहुत सारे केमिकल टूट रहे होते हैं, जुड़ रहे होते हैं, उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब क्या होता है कि उसको भूख लगी होती है, भूख का महसूस होता है, तो उनकी पत्तियां खाना बनाने लगती है, लिफ खाना बनाने लगती है, और प्लांट के जो पार्ट है वो सनलाइट की तरफ, इधर की तरफ चले जाते हैं, ताकि उसके लाइट को इजिली रिसीव कर पाए। तो प्लांट के पास भी कॉन्शियस होता है। अब हम पढ़ते हैं ग्रोथ के बारे में डिटेल से। ग्रोथ, सबसे पहले तो हम इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन ऑफ प्लांट प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ क्या है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो इट इज irreversible permanent increase in, क्या क्या परमानेंट इंक्रीज होगा? साइज ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल, प्लांट्स
पार्ट्स, जितने भी प्लांट के पार्ट है सारे के सारे इंक्रीज करेंगे। ग्रोथ का मतलब बॉडी के अंदर से हो रहा है ग्रोथ है, तो उसमें सेल का साइज बढ़ेगा, सेल का नंबर बढ़ेगा, प्लांट के जितने भी पार्ट्स हैं वो बढ़ेंगे, इंक्रीज करेंगे। प्लांट का जैसे पार्ट्स में क्या होगा, प्लांट की लंबाई बढ़ेगी, प्लांट की चौड़ाई बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगा, गर्थ बढ़ेगा, फिर लीफ का साइज बढ़ेगा। तो ये हमारा हो गया ग्रोथ। कैसे लीफ का साइज बढ़ रहा है, प्लांट का साइज कैसे बढ़ रहा है, तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते जा रहा है, फिर उसके बाद सेल का साइज इंक्रीज होते जा रहा है। इस वजह से प्लांट का लेंथ बढ़ रहा है, प्लांट का गर्थ बढ़ रहा है। सो इसी तरह लीफ का भी जो साइज है वो बढ़ेगा। ये हमारा कहलाता है ग्रोथ। अब हम देखते हैं कि ये इरिवर्सिबल परमानेंट क्या होता है, कि प्लांट अगर एक बार बढ़ गया तो फिर से वापस नहीं लौट सकता है। अगर अगर मान लेते 1 मीटर का प्लांट था, वो 2 मीटर, सपोज दैट 2 मीटर में हो गया, तो वो फिर से प्लांट वापस लौट करके 1 मीटर में नहीं आ सकता है। वो अब इरिवर्सिबल परमानेंट उनमें ग्रोथ हो गया, उसको वो रिटर्न नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, इट इज इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज। ये वापस नहीं लौटने वाला ऐसा इंक्रीज हो रहा है कि इसमें कभी वापस रिटर्न ना होए। बढ़ गया तो बढ़ गया। जैसे कि हम क्या है कि हमें अभी नीट का एग्जाम देना है, तो हमने क्या किया कि 10th पास करके आए हैं, तब तो 11th में +1 में एडमिशन लिए, फिर +2 में गए, अब नीट में बैठने के लायक हम हो गए हैं। तो अब हम नीचे नहीं जाएंगे, हम 10th की तरफ नहीं जाएंगे, 8 की तरफ नहीं जाएंगे, हम अब ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज। अब हम देखते हैं कि मेजरेबल क्या होता है। मेजरेबल, प्लांट को हम कैसे मेजर कर सकते हैं कि इसका वेट कितना है, इसका लेंथ कितना है, इसका एरिया कितना है। तो सबसे पहले इसको मेजर करने के लिए हम इसके वेट को मेजर करते हैं। और वेट में 2 टाइप का वेट होगा, एक ड्राई वेट एंड फ्रेश वेट। फिर उसके बाद प्लांट के लेंथ को मेजर करके हम इसका पता कर सकते हैं कि कितना साइज का है, कितना सेंटीमीटर कितना मीटर का है। एरिया, इनके गर्थ से हमें पता चल सकता है कि ये कितना एरिया तक फैला हुआ है, या इनके लिफ के साइज से पता चल सकता है कि लिफ कितना सेंटीमीटर ब्रॉड है, कितना सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो उससे एरिया का पता चलेगा। फिर हम इनके वॉल्यूम वॉल्यूम से पता करते हैं, सेल के साइज से, और नंबर ऑफ सेल से। हमें पता करना है कि प्लांट ग्रोथ कैसे कर रहा है, इस ग्रोथ को मेजर कैसे करें। तो सबसे पहले हम वेट देखेंगे। अगर प्लांट है तो प्लांट का वेट क्या है, कि अगर प्लांट को हम वेट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले या तो हम प्लांट को कट करके और उसको उसके वाटर को खत्म करके सुखा करके उसको ड्राई करके वेट कर सकते हैं, या फ्रेश प्लांट को भी वेट कर सकते हैं। तो इसके थ्रू भी हमें पता चलेगा कि इसका मेजरेबल वेट अभी कितना है। और जैसे हम क्या पालक का साग लाते हैं, तो वहां उसमें क्या देखते हैं कि उसका वेट कितना है, तो वो फ्रेश वेट हमने किया। और इसी तरह हम लेंथ देखेंगे कि प्लांट का लेंथ कितना है, तो मीटर से माप करके मेजर करके उसका लेंथ कर सकते हैं। एरिया, प्लांट का गर्थ कितना है, या लीफ का ब्रॉडनेस कितना है, लेंथ कितना है, तो उसकी वजह से इसका कर सकते हैं। वॉल्यूम से प्लांट के सेल का साइज कितना है, उससे हम इसका मेजर कर सकते हैं। और सेल कितना जल्दी कितना फास्ट इंक्रीज कर रहा है, उसकी वजह से करते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है मेज मेज का। मेज में हम देखते हैं कि जो मेरिस्टमेटिक सेल है, मेरिस्टमेटिक सेल
मेरिस्टेमेटिक सेल 1 घंटे में 1 आवर में 17,550 17,550 सेल बना लेता है, नया सेल बना लेता है। हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो मेज है ना, मेज इतना फास्ट ग्रोथ करता है, इतना फास्ट, तो इसके सेल को स्टडी करके देखे कि एक सेल कितना टाइम में कितना ज्यादा सेल बना लेता है। तो हमने मेज की स्टडी किया तो इसके मेरिस्टेमेटिक सेल को देखे, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल ही न्यू सेल प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम मेरिस्टेमेटिक सेल को देखे। और 1 आवर में हम देखते हैं कि 17,550 सेल नया सेल बना लेता है। आगे हम पढ़ते हैं, हमने क्या इसका पढ़ा कि डेफिनेशन ऑफ प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ का डेफिनेशन क्या होगा? तो प्लांट का जो भी ग्रोथ होता है वो इंट्रिंसिक कंडीशन में होता है, बॉडी के अंदर से होता है, और वो भी अगर बॉडी के अंदर से ग्रोथ हो रहा है तो वो भी ग्रोथ परमानेंट होता है और कभी वापस नहीं लौट सकता है जो पहले वाला ग्रोथ था। तो इसलिए वो इरिवर्सिबल परमानेंट ग्रोथ होता है। जैसे कि वो सेल का साइज इंक्रीज करेगा, फिर वो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा, उसके बाद प्लांट्स का पार्ट इंक्रीज करेगा। अब हम इसे मेजर कैसे करते हैं? या तो हम प्लांट को ड्राई करके मेजर कर सकते हैं या फ्रेश मेजर कर सकते हैं। और हम या तो प्लांट के लेंथ से मेजर कर सकते हैं या उसके वेट से, गर्थ से मेजर कर सकते हैं, सेल का साइज कितना होगा उससे मेजर कर सकते हैं, नंबर नंबर ऑफ सेल कितने होंगे उससे मेजर कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि टाइप ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ का टाइप। टाइप ऑफ प्लांट ग्रोथ। टाइप ये 2 टाइप के हैं, डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट इसका 2 टाइप होगा, एक डिटर्मिनेट होता है, एक इनडिटर्मिनेट होता है। तो डिटर्मिनेट क्या होता है कि अगर किसी प्लांट को बढ़ना है, तो प्लांट को एक नया सेल प्रोड्यूस करना है, तो प्लांट एक एक जो स्पेसिफिक साइज दिया रहेगा उतना ही तक नया सेल बना सकता है, उससे ज्यादा वो नहीं बना सकता है। जैसे ह्यूमन बींग्स को क्या है कि ये 5 फुट 6 फुट ही लेंथ उनका बढ़ सकता है, तो इससे ज्यादा हमारा सेल आगे प्रोड्यूस नहीं होगा, हम इससे ज्यादा ग्रोथ हमारा नहीं हो सकता है। तो इसी तरह प्लांट के पास भी होता है कि प्लांट के पास डिटर्मिनेट होता है, यानी कि न्यू सेल। डिटर्मिनेशन का डेफिनेशन क्या है कि न्यू सेल प्रोड्यूस एट स्पेसिफिक साइज, स्पेसिफिक साइज। स्पेसिफिक साइज क्या है? सपोज ये हमारा हुआ प्लांट, प्लांट को बढ़ना है केवल 0.5 मीटर, 0.5 मीटर, तो यहाँ पे आकर के इसका साइज अब नहीं बढ़ सकता, अब नया सेल नहीं बना सकता, ये डिटर्मिनेट है। क्योंकि जितना उसे बनना है, जितना उसका वैल्यू है उतना ही हो सकता है, उससे ज्यादा वो इंक्रीज नहीं हो सकता है। हमारी उंगली का साइज इतना बढ़ना है तो इतना ही बढ़ेगा, इससे ज्यादा न्यू सेल्स नहीं बन सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डिटर्मिनेट। अगर लीफ का साइज 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर ही बनेगा, 5 सेंटीमीटर के बाद कितना भी उसमें न्यूट्रिशन ऐड कर दे, उसके अकॉर्डिंग जो भी चाहिए वाटर दे दे, फिर भी वो उससे ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा। हमें कितना भी
प्रोटीन पिला दे, कितना भी हॉर्लिक्स पिला दे, लेकिन हमारा अगर साइज 5 फीट और 6 फीट ही ह्यूमन का है, तो उतना ही बढ़ेगा, उससे ज्यादा वो नहीं बढ़ सकता है। उसका सेल उससे ज्यादा न्यू सेल नहीं बना सकता है। तो इसे हम कहते हैं डिटर्मिनेट। और इनडिटरमिनेट क्या होगा कि क्या होता है कि एक प्लांट को या हमें हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन बनाने का एक टाइम होता है कि ह्यूमन बीइंग 60 साल तक ही, 60 ईयर तक ही उनके ऑर्गेनेल्स वो मॉडिफाई हो करके न्यू सेल्स बना सकते हैं। और कुछ 60 ईयर के बाद उनका कोई उतना ऑर्गेनाइज फंक्शन नहीं करेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा, लिपिड नहीं बनेगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा इनके बॉडी के अंदर। तो एक वैल्यूएबल टाइम होता है, उसके अकॉर्डिंग उतना जितना न्यूट्रिशन बनना है उतना ही न्यूट्रिशन बनेगा। और उस वैल्यूएबल टाइम के टाइम पर इतना ही वो ग्रोथ कर सकता है, उससे ज्यादा वो ग्रोथ नहीं कर सकता है। अगर उसका साइज उसका दिया गया है कि वो 5 ईयर तक उसका एज है, प्लांट का एज 5 ईयर तक है, तो वो 5 ईयर से ज्यादा उसमें कुछ भी दे दे, न्यूट्रिशन दे दे, कुछ भी दे दे, उससे ज्यादा नहीं कर सकता है। क्योंकि उसका न्यूट्रिशन बनाने का, केमिकल बनाने का उतना ही कैपेसिटी है, उतना ही टाइम तक कैपेसिटी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, न्यू सेल प्रोड्यूस एट वेरिएबल वैल्यूएबल टाइम पीरियड, या एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड। सपोज ये मैंगो ट्री है, सॉरी मिंट प्लांट है, मिंट, इसका एज 15 डेज कुछ भी है। तो इसमें हम कितना भी न्यूट्रिशन ऐड करें, कितना भी कुछ भी ऐड करें, तो इसके आगे वो इस ड्यूरेशन से आगे वो इंक्रीज नहीं कर सकता है, वो नया सेल नहीं बना सकता है, क्योंकि इसकी वैलिडिटी इतनी ही है। तो जितनी वैलिडिटी है उतना ही ये ग्रो करेगा। ये हमारा क्या है, इनडिटर्मिनेट। अगर जितना साइज ग्रो करना है उतना ही ग्रो करेगा, इसे हम कहते हैं डिटर्मिनेट। अगर हमारा उंगली का साइज इतना ही ग्रो करना है तो ये डिटर्मिनेट कहलाएगा। अगर हमें 5 फुट, हमें 60 ईयर ही जीना है, ये हमारा कहलाएगा डिटर्मिनेट। आगे पढ़ते हैं इसका फेज। फेज हम क्या देखें कि अगर हमारा सीड जर्मिनेट हुआ, उसमें से एक ट्यूब निकला, ट्यूब में कुछ ऐसे सेल पड़े हुए हैं रूट एपिकल पे या सूट एपिकल पे। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि इस सेल को हम मेरिस्टेमेटिक सेल कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल। फेज ऑफ प्लांट ग्रोथ। मेरिस्टेमेटिक सेल, ये सेल नीचे जा करके कुछ ऐसे अपने लिए प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है, इसे हम कहते हैं रूट कैप। ये हुआ रूट कैप। ये सेल ऊपर जा करके कुछ लंबे लंबे सेल हो जाते हैं, इसे कहते हैं इलोंगेशन। मेरिस्टेमेटिक फेज
या जोन कहलाता है। इलोंगेशन फेज या जोन कहलाता है। ये सेल जाकर के अब परमानेंट होने जा रहे हैं, पूरे एक दूसरे के साथ परमानेंट हो गए। इन्हें हम कहते हैं मैच्योरेशन फेज या जोन। उसके बाद यहाँ से कुछ रूट हेयर निकलने लगती है। मैच्योरेशन फेज जैसे ही आता है रूट हेयर स्टार्ट हो जाती है निकलना। हमने क्या देखा कि हमारा फेज ऑफ प्लांट ग्रोथ कौन कौन सा फेज है। मेरिस्टेमेटिक फेज, सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक आया, उसके बाद इलोंगेशन आया, उसके बाद मैच्योरेशन आया। तो हम पढ़ते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल के बारे में। मेरिस्टेमेटिक सेल क्या होता है कि ये बहुत ही पतला होता है, थीन होता है। उसके बाद ये क्या काम करता है कि नया सेल तो बनाता ही है और इसमें ये कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियाई होते हैं, बड़े से न्यूक्लियाई देखने को मिलते हैं। इनके पास लार्ज अमाउंट में प्रोटोप्लाज्म होता है, अबाउंडेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म भर भर के होता है। प्रोटोप्लाज्म मेरिस्टेमेटिक सेल पतली तो होती ही है, लेकिन कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियाई होती है। इनके पास बड़ा न्यूक्लियाई होता है जो हम उस न्यूक्लियाई को देख सकते हैं। अबाउंडेंट प्रोटोप्लाज्म, इनके पास प्रोटोप्लाज्म भी होता है। आगे हम पढ़ते हैं कि इलोंगेशन फेज या जोन। इलोंगेशन फेज क्या होता है? इलोंगेशन फेज या जोन। इस फेज में, इलोंगेशन फेज में सेल इनलार्ज होती है, सेल इनलार्ज। थर्ड है मेरिस्टेमेटिक फेज, मैच्योरेशन फेज या जोन। मैच्योरेशन फेज में क्या होगी कि इनका मॉडिफाइड प्रोटोप्लाज्म होगा, मॉडिफाइड प्रोटोप्लाज्म। इनके बॉडी के अंदर एक बहुत ही हार्ड मटेरियल रिलीज होने लगता है, वो है लिग्निफाइड मटेरियल। ये सेकेंडरी ग्रोथ करने लगते हैं एंड ये बहुत ही मोटे होने लगते हैं, थिक होने लगते हैं। हमने पढ़ लिया फेज ऑफ प्लांट ग्रोथ में क्या था, मेरिस्टेमेटिक था। मेरिस्टेमेटिक या तो हमारे रूट एपेक्स पे रहता है या सूट एपेक्स पे रहता है। रूट एपेक्स पे मेरिस्टेमेटिक नीचे की तरफ अपने प्रोटेक्शन के लिए एक कवर बनाता है जिसे हम कहते हैं रूट कैप। और मेरिस्टेमेटिक फेज या मेरिस्टेमेटिक सेल या मेरिस्टेमेटिक जोन से ऊपर उठते हैं तो सेल का साइज इनलार्ज हो जाता है, सेल का साइज बढ़ने लगता है। उससे और ऊपर जाते हैं तो उस फेज से आगे दूसरे फेज में जाते हैं, दूसरे जोन में जाते हैं, तो अब सेल हमारा परमानेंट सेल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही परमानेंट सेल में कन्वर्ट होता है, खाना पीना के लिए उन्हें रूट की रिक्वायरमेंट होती है कि रूट अंदर से फॉस्फेट मिनरल्स वगैरह सॉइल के अंदर से पुल करके लाए, खींच करके लाए, तो वो हमारा हो जाएगा हमारा मैच्योरेशन फेज। मेरिस्टेमेटिक फेज पतली होती है, इनके पास कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियाई होता है, बड़ा सा न्यूक्लियाई होता है और ये भर भर के प्रोटोप्लाज्म होते हैं। प्लाज्मोडेस्मेटा भी होता है कि एक सेल का मटेरियल दूसरे सेल के अंदर जा सके, दूसरे सेल का मटेरियल तीसरे सेल, इसलिए इनमें प्लाज्मोडेस्मेटा भी प्रेजेंट होता है।
इलोंगेशन फेज में सेल क्या होता है, इलार्ज होगा। उसके बाद हमारा मैच्योरेशन फेज, मैच्योरेशन जोन में जाएंगे तो उस जोन में हमारा जो प्रोटोप्लाज्म है वो मॉडिफाइड होगा और उनमें केमिकल बनने लगेगी, वो बहुत ही हार्ड मटेरियल होगी, लिग्निफाइड। लिग्निफाइड मटेरियल जैसे ही आई उनका गर्थ बढ़ने लगा, सेकेंडरी ग्रोथ होने लगेगा और वो सेल, वो जोन मोटा हो जाएगा। हमारा हुआ डेफिनेशन कंप्लीट, प्लांट ग्रोथ का डेफिनेशन कंप्लीट हुआ, इसका मेजर कंप्लीट हुआ, टाइप डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट, फेज हो गया इलोंगेशन, मैच्योरेशन फेज, इलोंगेशन फेज एंड सॉरी मेरिस्टेमेटिक फेज, इलोंगेशन फेज एंड मैच्योरेशन फेज। आगे हम पढ़ते हैं कि रेट क्या है, प्लांट ग्रोथ का रेट, रेट ऑफ प्लांट ग्रोथ, रेट ऑफ रेट ऑफ प्लांट ग्रोथ। तो इसमें हम दो रेट देखते हैं, एक कहते हैं अर्थमेटिक और एक होता है जियोमेट्रिक मैट्रिक। अर्थमेटिक क्या होता है कि जैसे एक सेल, एक मेरिस्टेमेटिक सेल क्या रिप्रोड्यूस करेगा, दो सेल तो रिप्रोड्यूस करेगा, ये मेरिस्टेमेटिक सेल है, मेरिस्टेमेटिक सेल है, दो सेल तो रिप्रोड्यूस करेगा लेकिन इनमें एक मेरिस्टेमेटिक बनेगा, मेरिस्टेमेटिक, और एक परमानेंट बनेगा, परमानेंट। फिर आगे परमानेंट अब रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, फिर ये प्रोड्यूस करेगा, एक न्यू सेल को प्रोड्यूस करेगा। जैसे ही प्रोड्यूस किया इनमें एक मेरिस्टेमेटिक एक परमानेंट, इनमें क्या हुआ कि एक मेरिस्टेमेटिक बनी और एक परमानेंट। ये न्यू सेल बनाने की कैपेबिलिटी इनके पास नहीं है, इनके पास न्यू सेल बनाने की कैपेबिलिटी है, तो ये फिर से एक न्यू सेल बनाएगा, फिर ये परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक, इनका कुछ ऐसे होता है। लेकिन जियोमेट्री रेट कैसे बढ़ता है कि अगर कोई मेरिस्टेमेटिक सेल है, ये दोनों के दोनों ही, ये मेरिस्टेमेटिक है, अगर मेरिस्टेमेटिक सेल है तो क्या होगा कि मेरिस्टेमेटिक सेल है, दोनों के दोनों फिर से मेरिस्टेमेटिक बन गया, फिर अगेन दोनों के दोनों मेरिस्टेमेटिक बन गया, मतलब इनमें सारा का सारा मेरिस्टेमेटिक होगा, सारे के सारे सेल काम करने वाली होंगी, इनमें फिर से बन गया, फिर से बन गया, फिर से बन गया, सारी की सारी सेल काम करने वाली होंगी। तो काम करने वाली ज्यादा से ज्यादा मेरिस्टेमेटिक सेल प्रोड्यूस करने की एफिशिएंसी किसके पास है, तो हम देखें कि हमारे जियोमेट्री के पास है, अर्थमेटिक के पास, अर्थमेटिक के पास ज्यादा से ज्यादा मेरिस्टेमेटिक सेल प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो दो टाइप का सेल प्रोड्यूस कर रहा है, एक परमानेंट, एक मेरिस्टेमेटिक। तो परमानेंट सेल न्यू सेल नहीं बना सकता, मेरिस्टेमेटिक सेल ही केवल न्यू सेल बनाएगा। लेकिन जियोमेट्री में क्या होता है कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल है, मदर मेरिस्टेमेटिक सेल है, वो दोनों ही डॉटर मेरिस्टेमेटिक पैदा होती है और फिर से दोनों मेरिस्टेमेटिक, सारे के सारे मेरिस्टेमेटिक होते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक बनाने की इफिशियंसी किसके पास ज्यादा है, अर्थमेटिक के पास ज्यादा है और जियोमेट्री के पास कम है। एक और हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे है हमारा रिलेटिव, और एक होता है एब्सोल्यूट। एक टर्म है रिलेटिव, एक टर्म है एब्सोल्यूट। तो हमने रिलेटिव में, एब्सोल्यूट में क्या लिया कि 5 सेंटीमीटर का एक लीफ लेते हैं, 5 सेंटीमीटर का लीफ, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का लीफ लेते हैं और इसमें
हम 55 सेंटीमीटर का 50 सेंटीमीटर का इसमें लीफ लेते हैं हम 55 सेंटीमीटर स्क्वायर का। हम क्या देखें कि दोनों ही लीफ ग्रो कर रही है, दोनों ही लीफ 5 सेंटीमीटर ग्रो की, ये भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रो की और ये भी लीफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रो की। इसका डायमीटर बहुत ज्यादा है क्योंकि ये बहुत बड़ी सी लीफ है, इसका डायमीटर बहुत ज्यादा है, इसका डायमीटर कम है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर ग्रो की, तो ये क्या हो गया, ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये भी ग्रो की, ये मिलकर के हमारा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया और ये हो गया प्लस होकर के 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने क्या देखा कि 55 लोग जो हैं ये 55% जो है वो केवल 5 काम ही कर सकते हैं, 5 काम ही कर पा रहे हैं क्योंकि उनको चारों तरफ से ये काम करना है, लीफ को चारों एरिया से बढ़ना है। तो ये क्या हो गया, रिलेटिव हो गया, इसकी एफिशिएंसी कम है, यानी कि ये अर्थमेटिक टाइप का है। जबकि एब्सोल्यूट में क्या है कि पांच पांच बंदे हैं, पांच के पांचों पांच काम कर रहे हैं और एक तरफ 55 बंदे हैं केवल 5 ही काम कर पा रहे हैं। तो 55 बंदे जब 5 काम कर पा रहे हैं यानी कि वो अर्थमेटिक की तरह बिहेव कर रहे हैं, उन्हें रिलेटिव की कैटेगरी में रखेंगे। अगर हम देख रहे हैं कि 5 बंदे हैं, पांचों के पांच पांच काम करते हैं, वो 55 के इक्वल है, तो उन्हें हम क्या करेंगे, इनकी इफिशियंसी बहुत ज्यादा है, तो इन्हें हम एब्सोल्यूट जियोमेट्री की कैटेगरी में रखेंगे। अब फॉर्मूला देखते हैं, अर्थमेटिक का फॉर्मूला क्या होगा और जियोमेट्री का फॉर्मूला क्या होगा। दोनों का फॉर्मूला हम देखेंगे, फॉर्मूला में हम क्या देखें, इसका फॉर्मूला होगा एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी और इसका फॉर्मूला होता है डब्ल्यू टी इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट ई आर टी। एल टी इज इक्वल टू लेंथ एट टाइम टी और एल नॉट इज इक्वल टू लेंथ एट जीरो टाइम r is equal to growth rate, t is equal to ग्रोथ किस टाइम पे हो रही है, ग्रोथ टाइम। यहां हम क्या देखते हैं, डब्ल्यू टी इज इक्वल टू साइज एट टाइम, किस टाइम पे कितना साइज बढ़ रही है, साइज में हम वेट लेंगे या हाइट लेंगे, फिर यानी कि फाइनल साइज है, फाइनल साइज एंड इनिशियल साइज आर रेट हुआ, ग्रोथ रेट एंड टी टाइम। E is equal to base of logarithm, base of logarithm। हम इसका डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि इसका दोनों का ही पावर सेम है। देखेंगे कि किसका पावर सेम होगा। अगर जिसका पावर सेम होता है उसका ग्रोथ लीनियर ग्रोथ होता है, स्ट्रेट ग्रोथ होता है।
एंड जिसका पावर डिफरेंट डिफरेंट होता है, जैसे डबल यू का पावर कुछ नहीं, डबल यू का पावर सपोज 1 है और यहाँ पे e टू द पावर आर टी है, तो पावर यहाँ पे हमने क्या देखा कि पावर डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, सिग्मॉइड कर्व होगा। और इसका ग्रोथ कैसे होगा, इसका ग्रोथ लीनियर होगा, इसका ग्रोथ कैसे होगा, इसका ग्रोथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। यहाँ पे लीनियर ग्रोथ होगा, लीनियर ग्रोथ। क्यों लीनियर ग्रोथ होगा, क्योंकि पावर सेम है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तीनों का पावर सेम है, इसलिए इनमें जो ग्रोथ होगा वो लीनियर होगा, एकदम जैसे लीनियर की तरफ ये है हमारा x, ये y हो गया, इसका ग्रोथ एकदम लीनियर की तरफ होगा, सीधा का सीधा होगा। और यहाँ पे क्या देखते हैं कि इसका पावर 1 है, लेकिन e का पावर क्या है, e टू द पावर आर टी, 1 और आर टी में तो डिफरेंट है ना, इसलिए इसका पावर क्या होगा, कर्व होगा, सिग्मॉइड कर्व या एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा इसमें, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। हम देखते हैं कि कैसे इसका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, कैसे इसका लीनियर ग्रोथ होता है। ये हुआ लेंथ, लेंथ लेंथ हो गया एट टाइम, किस टाइम पर ग्रोथ हो रहा है। और यहाँ पे क्या है, ये साइज हो गया, साइज का मतलब कि लेंथ या हमारा हाइट, साइज किस साइज पे कितना साइज बढ़ रहा है और कितने टाइम में बढ़ रहा है, ये देखेंगे। तो हमने क्या देखा, अगर सपोज डेट r इज इक्वल टू हम जीरो रखते हैं, जीरो रेट से ये बढ़ता है, r इज इक्वल टू जीरो, लेट r इज इक्वल टू अगर हम जीरो रखते हैं तो यहां हमारा क्या होगा, एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस जीरो इंटू टी, तो एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस जीरो, यानी कि जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, एल टी इज इक्वल टू हम जीरो रख देते हैं, एल टी इज इक्वल टू एल नॉट, तो यहाँ पे तो ये जीरो है, जीरो से उठ करके इनिशियल लेंथ हमारा यहाँ जाएगा, इनिशियल लेंथ हमारा गया यहाँ एल नॉट। अब एल नॉट से ये बढ़ना, पहला ईयर बढ़ा, एक साल में, एक 1 ईयर में, ये 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, और इसका लेंथ कितना बढ़ेगा, 1, यहाँ से सपोज 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 1 ईयर में 1 मीटर, 2 ईयर में 2 मीटर, 3 ईयर में 3 मीटर, 4 ईयर में 4 मीटर, तो ऐसे हमारा कुछ बनते जाएगा, 1 ईयर में 1 मीटर, फिर अगेन 2 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 4 मीटर, मतलब ये स्ट्रेट जाएगा, एकदम सीधा का सीधा जाएगा, लीनियर जाएगा, लीनियर ग्रोथ हो रहा है। लीनियर ग्रोथ में क्या होगा कि लीनियर ग्रोथ इसलिए हो रहा है क्योंकि तीनों के ही पावर क्या है, सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। सपोज अगर हम r का वैल्यू, r इज इक्वल टू यहाँ जीरो रखते हैं, तो डब्ल्यू टी, डब्ल्यू जीरो, और ये अगर हमारा जीरो हुआ, जीरो इंटू टी, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू टी इज इक्वल टू डब्ल्यू जीरो ई जीरो। अगर किसी भी बेस का पावर जीरो हो, उसका वैल्यू 1 होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डब्ल्यू टी इज इक्वल टू डब्ल्यू जीरो। हमारा हमने क्या देखा कि इसका जो किस टाइम पे कितना साइज बढ़ रहा है, तो ये तो जीरो टाइम हो गया, हमारा किस टाइम पे हमारा इनिशियल वेट हमारा कुछ गया, इतना इतना बढ़ रहा है, जीरो से इनिशियल तक इतना टाइम लगा। लेकिन इसके बाद हम क्या देखें
कि पहले तो ये थोड़ा सा अंदर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, फिर उसके बाद बहुत ही फास्ट बढ़ेगा, बहुत ही फास्ट, बहुत फास्ट बढ़ता है, फिर उसके बाद स्लो हो जाता है। तो यहाँ पे जो इसका है, यहाँ हुआ लेग, यहाँ हुआ लॉग, और ये हो गया इधर आकर के प्लेट्यू। प्लेट्यू ऐसा भी समझेंगे कि जब तक प्लांट को, पहले प्लांट जर्मिनेट किया, प्लांट थोड़ा सा जर्मिनेट किया, तो जर्मिनेशन के टाइम थोड़ा सा धीरे से ग्रो करेगा, लेकिन जैसे ही सॉइल से ऊपर जाएगा बहुत फास्ट ग्रो करेगा जब तक उसके पास न्यूट्रिशन है। और जैसे ही न्यूट्रिशन खत्म हो जाएगा, वो रेस्टिंग स्टेज में आ जाएगा, स्टेशनरी हो जाएगा, उसका ग्रोथ कम हो जाएगा। तो इस स्टेज को कहते हैं प्लेट्यू। ये लॉग, ये एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल। इसे एक्सपोनेंशियल यानी कि सिग्मॉइड कर्व हो गया हमारा, सिग्मॉइड कर्व। हमारा हुआ डेफिनेशन पूरा कंप्लीट। प्लांट ग्रोथ का डेफिनेशन, मेजरेबल, टाइप, फेज, रेट, एंड अब हमें पढ़ना है कंडीशन। हमने क्या देखा प्लांट ग्रोथ में, प्लांट रेट, रेट ऑफ प्लांट ग्रोथ, किस रेट से प्लांट का ग्रोथ बढ़ रहा है। तो इसमें टू टाइप का रेट फंक्शन करता है, एक हो जाएगा अर्थमेटिक, एक होगा जियोमेट्री। अर्थमेटिक में दो टाइप के सेल बनते हैं, जो से एक सेल ऐसे हैं जो रिप्रोड्यूस न्यू सेल करेंगे, लेकिन एक सेल ऐसे हैं जो न्यू सेल बनाने की कैपेबिलिटी लॉस कर दिए होंगे, उस सेल को हम परमानेंट कहते हैं। और जो सेल न्यू रिप्रोड्यूस करेगा, न्यू सेल रिप्रोड्यूस करेगा, उसे हम मेरिस्टेमेटिक सेल कहते हैं। फिर से ये अगेन टू पार्ट में डिवाइड होगा, टू सेल बनाएगा, एक परमानेंट एक मेरिस्टेमेटिक, यानी इसके पास मेरिस्टेमेटिक सेल बनाने की इफिशियंसी कम है, इसलिए हम इसे रिलेटिव के कैटेगरी में रखते हैं। जियोमेट्री में क्या देखते हैं कि दोनों ही सेल के पास मेरिस्टेमेटिक बनाने की कैपेबिलिटी रखता है, दोनों ही सेल बहुत फास्ट रेट से ग्रो करता है। जैसे स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, बहुत फास्ट रेट से, कोई भी बच्चा होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, उसके बाद उसका ग्रोथ थोड़ा सा रुक जाता है, फिर बहुत फास्ट ग्रो करता है, फिर उसके बाद वहां से जाकर के लिमिट हो जाता है, वहां से जाकर के ग्रोथ उसका बंद हो जाता है, तो वो प्लेट्यू हो गया। तो इसमें हम क्या देखेंगे, जियोमेट्री में बहुत फास्ट, बहुत फास्ट, बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी। दोनों, अगर इन दोनों का, अगर दोनों का पावर सेम है, यानी कि हमारा क्या होगा, लीनियर जाएगा, इस टाइम में इतना स्ट्रेट लाइन में ग्रोथ होगा, सीधा सीधा ग्रोथ जाएगा। अगर क्या होगा कि पावर डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, एक का पावर 1 है और एक बेस का पावर 1 है और एक बेस का पावर क्या है, आरटी है, दोनों का पावर डिफरेंट देखने को मिल रहा है या, लेकिन तो इसका ग्रोथ कैसे होगा, सिग्मॉइड कर्व में होगा, एक्सपोनेंशियल होगा। तो इसको हम स्टडी कर लिए रेट को अच्छे से। आगे हम पढ़ते हैं कंडीशन क्या होता है। कंडीशन ऑफ प्लांट ग्रोथ। तो प्लांट का ग्रोथ या तो कोई प्लांट को ग्रो करने में प्रमोट कर रहा है या इनहिबिट कर रहा है, यही दो चीज होता है कि वो किस कंडीशन की वजह से ग्रो कर पा रहे हैं या इनहिबिट हो रहे हैं, वो ग्रो करने की कैपेबिलिटी खो चुके हैं। तो वो कौन कौन सा कंडीशन होता है कि प्लांट हमारे प्रमोट होते हैं या उनका प्रमोशन रुक जाता है। इनहिबिट लिख देंगे, इन इनहिबिट। तो
कौन कौन सा होगा? सपोज हमारा टेम्परेचर हो गया। अगर हम प्लांट को जितना पार्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, उससे अगर हम ज्यादा टेम्परेचर एक्सपोज कर दिए उस पे, तो उस टाइम में प्लांट हमारा क्या होगा? खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसकी ग्रोथ वहीं पे रुक जाएगी, वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो ये टेम्परेचर एक कंडीशन है, टेम्परेचर। वाटर भी एक कंडीशन है कि वाटर प्लांट को ग्रो करने में भी हेल्प करेगा और उसके ग्रो को स्टॉप करने में भी हेल्प करेगा। सपोज हमारे प्लांट को एक पर्टिकुलर रेंज में वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो फर्स्ट बारिश हुआ, फर्स्ट बारिश में हमारा प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। उसके प्रमोशन के लिए, उसे ग्रो करने के लिए एक बहुत ही अच्छा उसको वाटर लेवल मिल रहा है। फिर उसके बाद देखा जा रहा है कि कंटिन्यू बारिश होते ही जा रहा है, रेनफॉल होते ही जा रहा है। उसके बाद हमारा अगर बहुत ज्यादा रेनफॉल होते जाए, तो फिर वाटर के पास अब खत्म हो जाता है, वाटर ग्रो करना स्टॉप हो जाता है वहीं पे जाकर के। तो ये कंडीशन है कि ये प्रमोट भी करेगा, उसे इनहिबिट भी करेगा। फिर हमारा गैसेस गैसेस भी इफेक्ट करते हैं इन्हें। टेम्परेचर टेम्परेचर फिर गैसेस हो गए, वाटर हो गया, सनलाइट सनलाइट एक्सेट्रा। आगे एक टर्म है, हमें पढ़ना है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, एंड रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन, अगर हमारा मेरिस्टेमेटिक सेल परमानेंट सेल बनाता है, पहली बार ये फर्स्ट परमानेंट सेल बना रहा है, फर्स्ट परमानेंट सेल बना रहा है, जैसे ट्रैकिया वगैरह बन रहे हैं, ट्रैकिया वगैरह बन रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। अगर मेरिस्टेमेटिक सेल पहली बार परमानेंट बनने जा रहा है, कुछ उनमें वेसिकल्स बनने जा रहे हैं जो परमानेंट फंक्शन करेंगे, काम करेंगे, मजबूती के साथ काम करेंगे, उसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन क्या होता है कि यही परमानेंट सेल आगे जा करके, ऐसा कुछ परमानेंट सेल ऐसे होते हैं जिनके पास डिवीजन की कैपेबिलिटी लॉस हो जाती है, लेकिन कुछ परमानेंट सेल ऐसे होते हैं जिनके पास डिवीजन की कैपेबिलिटी अभी गेन होती है, रहती है, तो वो हमारा हो जाएगा ये जो फर्स्ट परमानेंट सेल है, फर्स्ट परमानेंट सेल, पहला जो परमानेंट सेल फिर से आकर के मेरिस्टेमेटिक सेल, इसके पास एबिलिटी है, इट हैज कैपेबिलिटी टू डिवाइड न्यू सेल। इसके पास कैपेबिलिटी है कि ये डिवाइड करके न्यू सेल बना सकता है, यानी कि मेरिस्टेमेटिक सेल बना सकता है, मेरिस्टेमेटिक सेल बना सकता है। तो ये हमारा हो गया डी डिफरेंशिएशन। इसमें मेरिस्टेमेटिक बना,
अब ये तो पहला मेरिस्टेमेटिक सेल था, जो पहला अपना परमानेंट बच्चा बनाया, जिनमें कोई परमानेंट काम करने की कैपेबिलिटी आई, लेकिन वो फिर से परमानेंट सेल क्या काम करता है कि मेरिस्टेमेटिक सेल फिर से पीछे की तरफ चला जाता है, तो वो हमारा हो जाएगा, जैसे कि बना हुआ है वैस्कुलर कैम्बियम, वैस्क्यूलर कैम्बियम, चैप्टर 6 में हम पढ़े हैं, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में कैम्बियम, एंड कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम। अगर फिर ये जो सेकेंड मेरिस्टेमेटिक सेल है ना, सेकेंड मेरिस्टेमेटिक सेल, सेकेंड मेरिस्टेमेटिक सेल है, ये क्या काम करती है कि फिर से परमानेंट सेल बनाने जा रही है, परमानेंट सेल बना रही है। तो इसे हम कहते हैं रीडिफरेंशिएशन, यानी कि अब परमानेंट टू बना है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इंटर फैसिक्यूलर, फैसिक्यूलर सेकेंडरी जाइलम, जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। हम क्या देखते हैं, सपोज हमारा ये, अगर हम डाइकोट सूट को कट किए, डाइकोट सूट को, स्टिंग को कट किए, डाइकोट स्टिंग, डाइकोट स्टिंग को कट किए, तो हम देखें कि ये मेरिस्टेमेटिक सेल है, जो ऊपर से कवर कर रही है इस लेयर को, इसे हम इपिडर्मिस सेल कहते हैं, इपिडर्मिस। ये मेरिस्टेमेटिक सेल एक फिर से नीचे यहाँ पेरेन्काइमा बना रही है, पेरेन्काइमा सेल, ये डिफरेंशिएट हो रहा है, मेरिस्टेमेटिक सेल आगे पेरेन्काइमा बना रही है, ये हुआ पेरेन्काइमा बनाई, यहाँ पे डिफरेंशिएशन चल रहा है कि मेरिस्टेमेटिक सेल लेयर बना रही है, उसके बाद पेरेन्काइमा बनाई, उसके बाद ये मेरिस्टेमेटिक सेल फिर से आकर के एक कवर बनाई, कवर के अंदर न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक स्टील का यहाँ से कवर बनाई, फिर इसके बाद ये मेरिस्टेमेटिक सेल यहाँ पे कुछ सेमी ल्यूमिनर पेरिसाइकिल बनाई। तो ये हमारा हो गया, इधर से तो ये मेरिस्टेमेटिक सेल थी, अब मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल यहाँ कन्वर्ट हो रही है परमानेंट सेल में, परमानेंट सेल में क्या बना रही है, तो ये पेरिसाइकिल तो बना ही रही है, ये पेरिसाइकिल किस, कौन से परमानेंट सेल का है, ये कोलेन काइमा का बना हुआ है, कोलेन काइमा का। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ हमारा डिफरेंशिएशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। ये कौन काम कर रहा है, ये सारी की सारी मेरिस्टेमेटिक सेल कर रही है, मेरिस्टेमेटिक सेल ही क्या काम की, स्टील बनाई, इसका नेम है स्टील, स्टील, इसे हम कहते हैं पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल, इसके ऊपर बनता है वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बन गया, वैस्कुलर बंडल बना पूरा, वैस्कुलर बंडल के अंदर ये मेरिस्टेमेटिक सेल कुछ ऐसे ऐसे हैं, ऐसे ऐसे, मेरिस्टेमेटिक सेल क्या बना दी, ये कैम्बियम बना दी, ताकि अंदर की तरफ जाइलम प्रेजेंट है, बाहर की तरफ फ्लोएम प्रेजेंट है,
ताकि जाइलम भी अपना बड़ा बन सके और बड़ा बन सके और फ्लोएम भी बहुत बड़ा बन सके। इसलिए मेरिस्टेमेटिक सेल दोनों के बीच में ये कैम्बियम बना देती है, कैम्बियम। मेरिस्टेमेटिक सेल हमारा ये क्या काम कर दी कि ये वेस्कुलर कैम्बियम बना दी। तो किससे बना है? परमानेंट सेल से। ये कुछ ये कोलेनकाइमा सेल यहाँ पे क्या किए कि ये पूरे के पूरे यहाँ वेस्कुलर बंडल अपने ऊपर बनाए। वेस्कुलर बंडल के अंदर कोलेनकाइमा सेल क्या किए कि कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल में कन्वर्ट हो गए कोलेनकाइमा सेल, उसको हम कहते हैं कैम्बियम। और ये हमारा यहाँ पे कैम्बियम अगर बन गया तो ये परमानेंट सेल फिर से क्या बन गई? मेरिस्टेमेटिक बन गई, मेरिस्टेमेटिक। ये कैम्बियम बनने की वजह से यहाँ पे परमानेंट से क्या हो गई? मेरिस्टेमेटिक हो गई। अब यहाँ हमारा हुआ डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन तो हो गया। अब ये कैम्बियम सेल फिर रुकेगी नहीं, बाहर घूमने की कोशिश करेगी। ये बाहर जाकर के बाहर में जो पड़े हुए मेडुलरी रेज है ना, इनके साथ मिल करके इसको पूरा का पूरा एक दूसरे से जुड़ जाएगी। इसे हम कहते हैं इंटरफेसिकुलर, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। जैसे ही ये दोनों एक दूसरे से अटैच हुई, कैम्बियम सेल बाहर निकल करके मेडुलरी सेल के साथ मिल करके एक कैम्बियम को दूसरे कैम्बियम से अटैच कर दी, जोड़ दी, इंटरफेसिकुलर बन गया। तो जैसे ही जोड़ी यहाँ पे आ गया रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन अभी यहीं तक नहीं रुकेगा, अब ये जाइलम को बढ़ने के लिए प्रमोट करेगा और फ्लोएम को भी बढ़ने के लिए प्रमोट करेगा। तो रीडिफरेंशिएशन में क्या हुआ कि रीडिफरेंशिएशन हम क्या किए कि मेरिस्टेमेटिक सेल, ये जो बीच में पेरेन्काइमा जो कोलेनकाइमा जो मेरिस्टेमेटिक सेल बनाई थी बीच में, वो मेरिस्टेमेटिक सेल बाहर निकल करके परमानेंट सेल बनती है, एक दूसरे को जोर से पकड़ती है, परमानेंट सेल बनती है। इसे हम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। ये परमानेंट सेल अभी यहाँ इंटरफेसिकुलर रुकेगी नहीं, आगे जाकर के यही वाला बहुत ही बड़ा जाइलम बन जाएगा, सेकेंडरी जाइलम बनने लगता है। सेकेंडरी जाइलम बन गया पूरा का पूरा, सेकेंडरी जाइलम बना। अभी भी ये सेकेंडरी जाइलम रुकेगा नहीं, ऊपर जाकर के यहाँ तक एपिडर्मिस तक सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा, सॉरी यहाँ पेरिसाइकल तक सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा, पेरिसाइकल तक। अब आता है जाइलम को गुस्सा। जाइलम कहता है कि अच्छा, तुम तो बोला था कि बस मेरे को प्रमोट करोगे, मेरे को ही प्रमोशन दोगे, और तुम फ्लोएम को भी प्रमोशन देने लगा। इस वजह से सेकेंडरी जाइलम होता है गुस्सा और पूरा का पूरा तोड़ फोड़ करना स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले तो वो प्राइमरी फ्लोएम को मारता है, फिर सेकेंडरी फ्लोएम को मारता है, फिर पेरिसाइकल को मारता है, फिर स्टील को मारता है, फिर एपिडर्मिस को, इंडोडर्मिस को मारता है। यहाँ तक ये सेकेंडरी जाइलम यहाँ तक मार दिया, सबको खत्म कर दिया। यहाँ तक सेकेंडरी जाइलम पूरे के पूरे सबको खत्म कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है। और उसके बाद परमानेंट होते जा रहा है, थोड़ा सा रेस्ट करता है, फिर आता है उसको गुस्सा। यहाँ पे अब क्या काम करता है कि ऊपर की तरफ ये नीचे वाला वुड बना दिया, नीचे सारा का सारा लकड़ी बन गया, सेकेंडरी जाइलम से लेकर के जहां तक जिसको जिसको मारा सारा का सारा वुड बन गया। और उससे ऊपर थोड़ा सा जाता है तो बार्क बना देता है, वो उससे भी हार्ड बना देता है, क्योंकि बहुत ही गुस्सा है सेकेंडरी जाइलम। तब फिर से यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ सेकेंडरी जाइलम तो हो गया, सेकेंडरी फ्लोएम हो गया, ये ग्रोथ किए, तो यहाँ पे फिर से कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल आते हैं हेल्प करने के लिए। और हेल्प करने के लिए आते हैं तो यहाँ पे कॉर्क बनाते हैं, 3 लेयर में बनते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे खत्म हो गए हैं, इन्हें मार दिया गया है। तो यहाँ पे कुछ सेल्स आते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल, जो अंदर की तरफ
डरे डरे से होते हैं और बाहर की तरफ बहुत हार्ड होते हैं। इन्हें हम कहते हैं कॉर्क। कॉर्क कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम बना, तो कॉर्क कैम्बियम क्या है कि परमानेंट सेल सेकेंडरी सेल सबको डिस्ट्रॉय कर रहा था। तो परमानेंट सेल अगर फिर से मेरिस्टेमेटिक सेल, यहाँ से परमानेंट सेल के बीच में मेरिस्टेमेटिक सेल का जन्म हुआ है, तो वो हमारा हो जाएगा कॉर्क कैम्बियम। समझ में आ गया होगा आप लोगों को डिफरेंशिएशन क्या होता है कि पहली बार जन्म होता है किसका, जैसे रूट एपिकल का या सूट एपिकल का स्टार्टिंग में जो जन्म होता है वो हमारे डिफरेंशिएशन होता है। वो धीरे धीरे ट्रैकिया बनाने लगता है, अपना बर्तन बनाने लगता है, परमानेंट हम पानी को ऊपर भेज सकें, जो भी मटेरियल है हम ट्रांसपोर्ट कर सकें, तो वो हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। डी डिफरेंशिएशन क्या होता है कि परमानेंट, ये परमानेंट ऐसा बना है कि ये पेरेनकाइमेटोस है, इसके पास ऐसी कैपेबिलिटी है, इसके पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि ये अगेन डिवाइड कर सकता है, ये न्यू सेल बना सकता है, तो ये फिर से मेरिस्टेमेटिक सेल बनाता है। और मेरिस्टेमेटिक सेल में कौन कौन सा सेल बनाएगा, तो हमारा पेरेनकाइमा से, हमारा कोलेनकाइमा जो परमानेंट सेल था, परमानेंट सेल से हमारा कैम्बियम बना, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम बना, कैम्बियम मेरिस्टेमेटिक सेल है, दूसरी बार मेरिस्टेमेटिक सेल बन रहा है। कौन बना रहा है, कोलेन काइमा बना रहा है, जो पेरीसाइकिल में पेरीसाइकिल कोलेन काइमा का बना होता है डाइकोट स्टीम में। वो पेरेन काइमा हमारा क्या, कोलेन काइमा हमारा क्या काम करता है कि मेरिस्टेमेटिक सेल बनाता है, कैम्बियम बनाता है, तो उसे हम कहेंगे डी डिफरेंशिएशन। और री डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि पूरा का पूरा वुड बन जाता है, जो सबसे हार्ड मटेरियल होगा, जो वुडी पार्ट होगा, वो हमारा होता है री डिफरेंशिएशन। अब हम पढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक बचा हुआ है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में चेंजेस होते हैं, चेंजेस चेंजेस इन प्लांट बॉडी, जर्मिनेशन, जर्मिनेशन टू डेथ। जर्मिनेशन से, जर्मिनेशन से डेथ होने तक क्या क्या चेंजेज आती है प्लांट के बॉडी में। सबसे पहले प्लांट के बॉडी सीड क्या होते हैं, जर्मिनेट होते हैं। जर्मिनेट होने के बाद सीड हमारे क्या हुए, ऐसे हम लिख सकते हैं, द इवेंट्स ऑफ लाइफ ऑफ प्लांट, लाइफ ऑफ plants occur in orderly sequence। अगर किसी प्लांट की लाइफ पूरी ऑर्डरली सीक्वेंस में कुछ ना कुछ चेंजिंग देखने को मिलती है, ये हमारा कहलाता है
क्या डेवलपमेंट, सपोज हमने सीड लिया, सीड में ऐसे कुछ ट्यूब ऊपर की तरफ निकले, कुछ ट्यूब नीचे की तरफ निकले, ये फेज कहलाएगा जर्मिनेशन। जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के बाद हमने क्या देखा कि ऊपर वाले जाकर के कुछ नोड इंटरनोड, नोड इंटरनोड बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं, बहुत सारे नीचे भी जाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं, ये नीचे भी जाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। तो ये फेज जो हो जाएगा इसे हम वेजिटेटिव फेज, वेजिटेटिव फेज या जुवेनाइल फेज कहते हैं, जुवेनाइल फेज। यही वाला ऊपर जाकर के अगेन ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे फ्लावरिंग स्टार्ट कर देते हैं और अगेन नीचे जाते हैं, रूटिंग, यहाँ पे रूट बनने लगता है, लेटरल रूट। तो इनका कंडीशन होगा ये मैच्योर हो गए, मैच्योर, मैच्योर फेज है, मैच्योरेशन फेज है। तो इनमें कुछ ना कुछ चेंजिंग आ रही है, जैसे जैसे स्टेप बढ़ रहा है, जैसे जैसे एज बढ़ रहा है, वैसे वैसे इनके बॉडी में कुछ चेंजिंग आ रही है। ये हमारा कहलाता है मैच्योरेशन के बाद सेंसेंस फेज आता है, फिर उसके बाद ये प्लांट क्या होते हैं, डेथ कर जाते हैं, मर जाते हैं। तो ये हमारा कहलाता है डेवलपमेंट। अब हम देखते हैं कि कैसा कैसा कुछ और चेंजेस आता है। एक डेवलपमेंट में एक टर्म आता है प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, ये भी चेंजिंग करती है, लेकिन इनमें चेंजेस कैसे होते हैं, चेंज तो होता है, चेंजेस होते हैं, बट इनमें चेंजेस टू टाइप से होते हैं। डेवलपमेंट में तो चेंज होगा ही, उनके हर एक स्टेज में, हर एक फेज में चेंज होगा। तो इनमें चेंज एक तो फेज में चेंज होता है, फेज से चेंज, एक इन्वायरमेंटल चेंज होता है, इन्वायरमेंटल चेंज। फेज में चेंज और इन्वायरमेंट में चेंज जो होता है, उनमें लिफ डिफरेंट डिफरेंट बनने लगती है। कि जब स्टार्टिंग में जब हमारी जुवेनाइल स्टेज था तब उनकी लिफ कैसी थी, जब मैच्योरेशन स्टेज आया तब उनकी लिफ कैसी हुई, तो उनके लिफ में चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसे हम कहते हैं हेटेरोफिली, हेटेरोफिली। हेटेरो मीन्स डिफरेंट, फिली मीन्स लिफ, डिफरेंट लिफ फेज की वजह से होंगे और इन्वायरमेंट की वजह से होंगे। तो कैसे फेज की वजह से लेते हैं, एग्जाम्पल हम लेंगे, एग्जाम्पल एक ट्रिक लिखेंगे, एग्जाम्पल में इसके ट्रिक के थ्रू याद करेंगे। कोला, कोला, को मीन्स कोरिएंडर, कोरिएंडर, को मीन्स कोकोनट, लार्क स्पर, लार्क स्पर। हम क्या देखें कि सपोज हम लेते हैं कोरिएंडर, कोरिएंडर में हमने क्या देखा, ये कोरिएंडर का है स्टेम। कोरिएंडर में हम क्या देखते हैं कि जब ये छोटी रहती है, कुछ ऐसी ऐसी पत्तियां रहती हैं इनकी, ऐसी बहुत पतली पतली सी, एक में एकदम पतली पतली सी पत्तियां होती हैं जुवेनाइल स्टेज में, जुवेनाइल स्टेज में। जैसे ही ये मैच्योर होती है, मैच्योर होगी,
इनकी पत्तियां क्या होंगी, काफी बड़ी बड़ी, काफी बड़ी बड़ी हो जाती है। तो हमने क्या देखा, ये मैच्योरेशन स्टेज होगा, मैच्योरेशन स्टेज। हमने क्या देखा कि जब कोरिएंडर लीफ बच्ची थी, वेजिटेटिव फेज में थी, तो उनकी लीफ भी बच्चे की तरह था। एक लीफ में, एक यहाँ ये पेटियोल में, एक पेटियोल में एक ही लीफलेट था। लेकिन जैसे ही वो मैच्योर होती है, एक पेटियोल में एक से ज्यादा लीफलेट आ जाता है और उनके लीफ बड़े बड़े से दिखते हैं। तो हमें डिफरेंट लीफ देखने को मिले डिफरेंट फेज में। जुवेनाइल फेज में अलग था, मैच्योरेशन फेज में अलग था। इसे हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। ये क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, डेवलपमेंट कंडीशन है कि हमारा जुवेनाइल फेज में ऐसा था और मैच्योरेशन फेज में डेवलप होकर के ऐसा हो गया और हमारा कुछ ना कुछ चेंजिंग हुआ। तो इसे हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। अब इन्वायरमेंट में क्या देखते हैं, इसका एग्जांपल एक है बटर कप। एग्जांपल है बटर कप। ये क्या है, सपोज यहाँ ये अंडर वाटर भी, अंडर वाटर ग्रो होती है, यहाँ से ग्रो होना स्टार्ट हो रही है, ग्रो हुई, यहाँ इनकी रूट है। अंदर हम क्या देखते हैं, ऊपर गई ऊपर गई, अंदर हम क्या देखते हैं कि इनके छोटे छोटे से फ्लावर बने हैं, छोटी छोटी सी पत्तियां हैं, एकदम पतली पतली सी पत्तियां हैं। ये तो बड़ी बन गई, छोटी छोटी सी पत्ती है, लेकिन बाहर जाके इनकी पत्ती काफी बड़ी हो जाती है। बाहर जाकर के इनकी पत्ती और एक पे बहुत सारे आ जाती हैं। तो हमने क्या देखा, बटर कप में, बटर कप में अगर अंडर वाटर थी, प्लांट अंडर वाटर, तो उनके लीफ में, लीफ छोटी छोटी थी। अगर वो वाटर के अप गए, आउटर वाटर गए, वाटर के बाहर जैसे ही ग्रो की, तो इनके इनके लीफ जो है वो बड़े बड़े आने लगे। तो इन्वायरमेंट में चेंज हुआ, इन्वायरमेंट में चेंज होने की वजह से इनमें चेंजिंग आ गया, इनके लीफ चेंज हो गए। इसे हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। और ये हुआ है हमारे डेवलपमेंट की कंडीशन, डेवलपमेंट की वजह से, क्योंकि अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग टाइप का डेवलपमेंट होता है, या अलग अलग फेज में अलग अलग टाइप का डेवलपमेंट होता है। तो प्लास्टिसिटी, मेरे को उम्मीद है आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। डेवलपमेंट में कुछ अफेक्टिंग फैक्टर्स भी होते हैं। फैक्टर्स, अफेक्टिंग अफेक्टिंग फैक्टर्स, इनमें कुछ फैक्टर्स भी होते हैं जो अफेक्ट करते हैं, डेवलप होने से रोकते हैं। तो कुछ इंट्रेंसिक होते हैं, इंट्रेंसिक इन आयन, इंट्रेंसिक, इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक, एक्सट्रेंसिक
फैक्टर